दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में नए प्रश्नों को देखेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि यह पंक्तियां किस कवि की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रैदास। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास की पंक्तियां हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने की है? ऑप्शन ए कृष्ण देव उपाध्याय, ऑप्शन बी झवेर चंद्र मेघारी, ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपयुक्त परिभाषा कृष्णदेव उपाध्याय की है। उपाध्याय जी के अनुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये कृष्णदेव उपाध्याय के द्वारा दी गई परिभाषा है लोक साहित्य की, और इनके द्वारा कहा गया है सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद यानी कि सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से समीक्षक हैं जो मार्क्सवादी समीक्षक कहे जाते हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि मार्क्सवादी समीक्षक कौन है। इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हिंदी साहित्य के महान आलोचक रामविलास शर्मा उन गिने चुने विचारकों में से थे जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की है। इसमें दिया है कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं और इन्होंने भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या मार्क्सवाद की है, जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की है। अगला इसमें देखते हैं, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते हैं। रामविलास शर्मा जो हैं वो मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते हैं, लेकिन जहाँ भी उचित लगा उन्होंने मार्क्सवाद की लीक छोड़ने में भी कोई गुरेज नहीं किया। और ये अगला लिखा है आगे, जहाँ भी उचित लगा उन्होंने मार्क्सवाद की लीक छोड़ने में भी कभी गुरेज नहीं किया। वे केवल आर्थिक पक्ष को आधार मानने के मार्क्सवादी सिद्धांत से कभी सहमत नहीं रहे। वे केवल आर्थिक पक्ष को आधार मानने के मार्क्सवादी सिद्धांत से कभी सहमत नहीं रहे। उन्होंने भारत के संदर्भ में मजदूरों के अलावा किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया। एक तथ्य इसमें और छिपा है, मजदूरों के अलावा किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया। किसने? रामविलास शर्मा ने। वे यह भी नहीं मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए होता है। वे यह भी नहीं मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए होता है, आनंद के लिए नहीं। महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए रामविलास शर्मा ने जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को स्वीकार कर लिया जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। इसमें एक तथ्य ये भी है कि रामविलास शर्मा ने निराला का मूल्यांकन करते हुए, महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को स्वीकार किया और जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। मतलब मार्क्सवादी समीक्षक होते हुए भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया जन्मजात प्रतिभा नाम की कोई चीज होती है जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ है।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है और ऑप्शन ए केवल क्रमांक 1 सही है, ऑप्शन बी केवल क्रमांक 2 सही है, ऑप्शन सी क्रमांक 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी क्रमांक 1 और 2 दोनों गलत है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन सही है। मतलब कथन 1 इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, ये भी सही है। और कथन 2 जो दिया है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर रहा, ये भी कथन सही है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता है। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्ण प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया है। इसमें एक तथ्य छिपा है, वो है आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता होने के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्ति यानी कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा तथा प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। द्विवेदी युग के लगभग सभी कवियों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं की हैं, जो स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का परिणाम था। द्विवेदी युग के जितने भी कवि हुए उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं की, जो स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का परिणाम था। जो देश भक्ति और राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं द्विवेदी युगीन कवियों ने किया, उसका परिणाम क्या था? उस युग की, जिस युग में ये रचनाएं लिखी जा रही थी, उस युग की राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना का परिणाम स्वरूप ये रचनाएं लिखी गई, जो राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं थी। इनकी कविताओं में अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश एवं भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर है। जो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं या कविताएं हैं, उनमें अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश भी था और भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर भी छिपा था। अगला प्रश्न है लालटेन शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी तत्सम। तो बताना लालटेन शब्द कैसा शब्द है। उत्तर है ऑप्शन सी लालटेन विदेशी शब्द है। लालटेन शब्द अंग्रेजी के लैंटर्न शब्द का अपभ्रंश है। लैंटर्न शब्द का अपभ्रंश है। केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल या दक्षिण भारत में घासलेट भी कहते हैं, लालटेन के आविष्कार का कारण बना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्य जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? कथन दिया है और पूछा गया है कि यह कथन किसका है। कथन है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कभी कभी केवल इतना ही आ जाता है कथन कि मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किसका कथन है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, उपरुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कथन के माध्यम से द्विवेदी जी का यह मानना है कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, राष्ट्र, समाज या विश्व की दृष्टि से नहीं। ये कथन जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और वो इस कथन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि साहित्य को मनुष्य
की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न कि राष्ट्र, समाज और विश्व की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उक्त कथन किसका है? ये भी कथन दिया है और इसमें पूछा गया है कि ये कथन किसका है। कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ऊपर जो कथन दिया गया है वो कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रथम उत्थान के प्रकरण 1 में कहा है। ये बहुत मुख्य नहीं है, केवल इतना आप जानिए कि कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने इस कथन के माध्यम से आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से बताया है। शुक्ल जी के अन्य प्रमुख कथन, शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथन नीचे दिए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। कथन दिया है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है, उनके संबंध में। अगला कथन है, प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। प्रेम घन में जो कवि है प्रेम घन, उनकी रचनाओं में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। जो प्रेमचंद की भाषा है, परंपरा कहने का तात्पर्य है उनके भाषा से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी भट्ट केदार, ऑप्शन सी श्रीधर, ऑप्शन डी नरपति नाल्य। इसका उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर ऑप्शन बी, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का महाकाव्य लिखा, जिसमें महाराज जयचंद्र की प्रताप तथा पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच उपन्यास है जिसके 2 भाग हैं, उसके दूसरे भाग का शीर्षक पूछा है। तो ऑप्शन ए वतन और देश, ऑप्शन बी देश का भविष्य, ऑप्शन सी देश का वर्तमान, ऑप्शन डी देश की स्थिति। उत्तर होगा ऑप्शन बी, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक देश का भविष्य है। झूठा सच हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वश्रेष्ठ और बृहद काव्य उपन्यास है जो 2 भागों में विभाजित है। इसके पहले भाग का शीर्षक वर्तमान और देश 1958 ईस्वी में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ तथा दूसरा भाग शीर्षक देश का भविष्य के नाम से 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जो उपन्यास है झूठा सच, इसके कथाकार हैं यशपाल और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश जो 1958 में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तथा दूसरा भाग जो है उसके शीर्षक का नाम है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। झूठा सच देश के विभाजन और उसके परिणाम के चित्रण की काफ़ी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है, पर यह उपन्यास इसी कहानी तक सीमित नहीं है। देश विभाजन की सिरहन उत्पन्न करने वाली इस कहानी में स्नेह, मानसिक और शारीरिक आकर्षण, महत्वाकांक्षा, घृणा, प्रतिहिंसा आदि की अत्यंत सहज प्रवाह से बढ़ने वाली मानवतापूर्ण कहानी है। झूठा सच जो उपन्यास है उसमें देश विभाजन और उसके परिणाम का चित्रण किया गया है, काफ़ी ईमानदारी से किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। ऑप्शन ए गदाधर भट्ट, ऑप्शन बी नाभा दास, ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन डी हृदय राम। बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन
राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? देखते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए, गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं। भट्ट जी की अभी तक रचनाओं में केवल स्फुट पद ही प्राप्त हैं। इनके स्फुट पद गदाधर भट्ट की वाणी नामक पुस्तक में संकलित है। तो ये गदाधर भट्ट जो हैं ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में गिने जाते हैं और इनकी स्फुट रचनाएं ही मिलती हैं, पद मिलते हैं जिस इनके पदों का जो संकलन है गदाधर भट्ट की वाणी नाम से संकलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, मोहनदास नेमिसराय। ऑप्शन बी, जयप्रकाश करदम। ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन डी, अरविंद राही। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, सलाम कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह सलाम दलित जीवन का आईना है। इसी कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। सलाम, बीरम की बहू, 25 चौका 150 इस संग्रह की चर्चित कहानियां हैं। सभी कहानियों में उपेक्षित और वंचित दलित जीवन की विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है सलाम, जो दलित जीवन का आईना है और इसमें कुल 14 कहानियां हैं जिनमें प्रमुख है सलाम, बीरम की बहू और 25 चौका 150 जो चर्चित कहानियां हैं इस संग्रह की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सन्हारियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। मतलब जो सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में ये कथन है वो है ये कि रचनाओं में जो अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में दिया गया कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य प्रमुख कथन हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के संबंध में एक और कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और ये कथन विद्यापति के संबंध में कहा गया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अगला कथन, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये तुलसीदास के संबंध में कहा गया कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है, जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है जायसी ग्रंथावली, उसमें से ये कथन लिया गया है, जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक रचना है 4 ऑप्शनों में जो श्रीधर पाठक की नहीं है। ऑप्शन ए, जगत सच्चाई सार। ऑप्शन बी, कश्मीर सुषमा। ऑप्शन सी, भारत गीत। ऑप्शन डी, गंगा अवतरण। उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। श्रीधर पाठक की अन्य प्रमुख रचना है। ये गंगा अवतरण जो रचना है वो श्रीधर पाठक की नहीं बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। श्रीधर पाठक की अन्य रचनाओं का नाम दिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत,
धन विनय, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, सांध्य अटन, आराध्य शोकांजलि, श्री गोपिका गीत, भारत गीत, जाज वंदना आदि ये प्रमुख श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? ऑप्शन ए भग्नदूत, ऑप्शन बी मौत्रिक कमाल, ऑप्शन सी हिमहास, ऑप्शन डी अंतररागनी। उत्तर होगा ऑप्शन सी हिमहास। गद्य गीत के रचनाकार राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला। हिंदी के बारे में राम कुमार वर्मा का विचार था जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न संख्या 15, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी पुनर्नवा, ऑप्शन सी भाग्यवती, ऑप्शन डी आधा सच आधा झूठ। उत्तर है ऑप्शन बी पुनर्नवा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ। पुनर्नवा के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने 3 और उपन्यास लिखे जो कि निम्नांकित हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 प्रकाशन वर्ष, चारु चंद्रलेख 1963 प्रकाशन वर्ष है इसका, तथा अनाम दास का पोथा 1976 प्रकाशन वर्ष। भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। जो भाग्यवती उपन्यास है वो पंडित श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था जिसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास ने 25 नवंबर 1882 को की थी। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास और इसका प्रकाशन वर्ष है 25 नवंबर 1882। आधा सच आधा झूठ रचना शरण की है। शरण की रचना है आधा सच आधा झूठ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, इनमें से किसने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? इनमें से किसने हिंदी साहित्य इतिहास में अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम खिलावन पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो पूछा है कि किस इनमें से जो 4 नाम दिए हैं इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखा था उसमें आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक 2 उपशीर्षक में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? आपको बताना है कि पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है, प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन ए 1886 ईस्वी, ऑप्शन बी 1892 ईस्वी, ऑप्शन सी 1877 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल 1886 ईस्वी है। पंडित श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1886 ईस्वी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार
का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी डॉक्टर शहीदुल्लाह, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। उत्तर है हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन है। जो हिंदी काव्यधारा का संग्रह किया वो साहित्यकार हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे, एक प्रतिष्ठित भाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन को हिंदी साहित्य यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य के लिए युगांतकारी माना जाता है और बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। मतलब बौद्ध धर्म पर अपने शोध के लिए उन्होंने तिब्बत और श्रीलंका में भ्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा काकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 420% यशपाल, ऑप्शन बी चंदन महाशय, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, चंदन महाशय होगा, रागे राघव, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी मंगला उपेंद्र नाथ अस्क। इसमें सही बताना है कि सही युग्म कौन सा है, तो देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन डी मंगला उपेंद्र नाथ अस्क सही युग्म है। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी तौलिए में मंगला एक पात्र है। जो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा एकांकी लिखी गई है तौलिए, उनमें एक पात्र मंगला है। मंगला के अतिरिक्त बसंत, चिंती, मधु एवं सुरो एकांकी में पात्र हैं। उपेंद्र नाथ अस्क उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार थे। ये अपनी पुस्तक स्वयं ही प्रकाशित करते थे। इनकी प्रमुख एकांकी है अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तौलिए, चिलमन आदि। उपेंद्र नाथ अस्क की प्रमुख एकांकी दिए गए हैं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, तो इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिए। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तौलिए, चिलमन आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए सहचर हर समय, ऑप्शन बी यौवन के द्वार पर, ऑप्शन सी अग्नि सेतु, ऑप्शन डी मेरे साथ जन्म। 4 कृतियों के नाम दिए गए हैं और इनमें बताना है कि आत्मकथा नहीं है। मतलब 3 आत्मकथाएं, कोई इनमें से एक आत्मकथा नहीं है और उसका नाम बताना है कि कौन वो एक है जो आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आता है। तो देखते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन सी अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं बल्कि विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया जीवनी है, जिसका प्रकाशन 1976 में हुआ। जो अग्नि सेतु है वो आत्मकथा नहीं बल्कि विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया जीवनी है, जिसका प्रकाशन 1976 में हुआ। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। ये आत्मकथा है सहचर है समय और ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है तथा मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? देवराज उपाध्याय। और मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की आत्मकथा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब किसी लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस रचना को जीवनी कहा जाता है। यहाँ जीवनी की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि जीवनी किसे कहा जाता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रसिद्धि प्राप्त कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कोई बड़ा कार्य किया हो, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण, उसके जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब किसी लेखक द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है तो उस रचना को जीवनी कहा जाता है। आत्मकथा में जहाँ लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा लिखता है, वहीं जीवनी में किसी अन्य महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। और कहा गया है आगे कि आत्मकथा में जहाँ लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा लिखता है, वहीं जीवनी में अन्य महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर है। आत्मकथा अपने जीवन के बारे में लिखा जाता है, जबकि जीवनी दूसरे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है या वर्णन किया जाता है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। एक फैक्ट है यहाँ पे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये। हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन है? तो गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने दयानंद दिग्विजय की प्रथम जीवनी का वर्णन किया है। उन्होंने दयानंद दिग्विजय की प्रथम जीवनी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? एक कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह कथन किस लेखक का है। कथन क्या है? बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। देखते हैं उत्तर इसका। उत्तर है ऑप्शन बी, उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जो ऊपर कथन दिया गया है वो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिहारी के बारे में कहे गए अन्य कथन। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह भी बिहारी के संदर्भ में लिखा गया रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको दिमाग में रख लीजिए। अगला कथन है कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है बिहारी के संबंध में। कविता उनकी सिंगारी है, यानी कि जो बिहारी की कविता है सिंगारी कविता है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। अगला कथन है श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और इसमें लिखा गया है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के एक एक रत्न माना जाता है, यानी कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी महत्ता स्थापित की गई है यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी डायरी। ऋण जल धन जल की विधा बतानी है कि किस विधा की रचना है। उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या डायरी है। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर ऑप्शन बी ऋण जल धन जल रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज की पहली प्रकाशित पुस्तक है। यह रिपोर्टाज विधा की रचना है ऋण जल धन जल, और ये इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इनकी पहली रिपोर्टाज की प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23। मधुमालती किसकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी नंददास। मधुमालती किसकी रचना है बतानी है, जायसी का है कि मंझन या कुतुबन या फिर नंददास की रचना है। देखते हैं उत्तर ऑप्शन बी मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती भारतीय सूफी कविता है जो 1545 में मीर सैयद मंझन द्वारा लिखी गई थी। इसकी रचना काल बताया गया 1545 और इसके रचनाकार हैं सैयद मंझन द्वारा लिखी गई।
यह 16वीं शताब्दी की भारत की इस्लामिक परंपरा में सूफी साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया है किस रचनाकार की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी देव। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार देव है, यानी कि ऊपर जो लिखा गया अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये किसकी पंक्ति है? देव की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? चतुर्सेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयाँ, किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए डायरी, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। उत्तर होगा ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ये यादों की परछाइयाँ जो रचना है वो आत्मकथा गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं। और इसके रचनाकार कौन है? चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य में बनारसी दास जैन कृत अर्थकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसकी रचना सन 1641 में हुई थी, यानी कि हिंदी की पहली आत्मकथा जिसको माना जाता है वो है अर्धकथानक, और इसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन, और इसका रचना काल है, रचना प्रकाशन वर्ष 1641। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ऑप्शन ए प्रेम पथिक, ऑप्शन बी महाराणा का महत्व, ऑप्शन सी चित्राधार, ऑप्शन डी करुणालय। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह का नाम बताना है। उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है। चित्राधार नाम से जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 346, ऑप्शन डी 347। उत्तर है ऑप्शन ए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में उद्धृत है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि जो अंकों का रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रश्न संख्या 28। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को राहुल सांस्कृत्यायन ने किस नाम से संबोधित किया? प्रश्न ऑप्शन है ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी गद्यकाल, ऑप्शन सी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन डी भक्तिकाल। उत्तर है ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया, यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन ने जो हिंदी साहित्य में आदिकाल को नाम दिया, आदिकाल को जो नाम दिया वो है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है आदिकाल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। तो ये भी क्वेश्चन जो फैक्ट है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। उत्तर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड।
उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है और हिंदी का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 30 मई 1826 को कलकत्ता से, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि ये साप्ताहिक थी या दैनिक थी या पाक्षिक थी या फिर मासिक थी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826 को शुरू हुआ कलकत्ता से, और इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन डी मतीराम। तो प्रश्न में पूछा गया है कि रीतिकाल का आरंभ आचार्य शुक्ल ने किस कवि से माना है? केशवदास से, बिहारी लाल से, चिंतामणि त्रिपाठी से या फिर मतीराम से? तो उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ कवि चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। कवि चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरंभ माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1700 के आसपास माना जाता है। चिंतामणि की जो ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु, इसकी रचना 1700 संवत में के आसपास माना जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी के संबंध में शिवराज सिंह सरोज ने लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया। छंद विचार नामक पिंगल का बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया या लिखा। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु और रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किसके? चिंतामणि त्रिपाठी के। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।